बैठे हुए हैं हमारे जितने भी श्रोता हैं और दर्शक हैं, उन सभी का इस अवितोको साहित्य संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। और अब तो मैं अनुरोध करूंगी प्रणय नारायण से। प्रणय नारायण फिल्म और थिएटर और टीवी के एक्टर हैं और आपने इन्हें बहुत सारी फिल्मों में और टीवी में सीरियल्स में देखा होगा। मैं प्रणय नारायण से अनुरोध करती हूँ कि वो सारंग उपाध्याय की कहानी का पाठ करें और इसके बाद मंच जो है प्रेम शुक्ला का। आप भी कंटिन्यू रखिए, आपको काफ़ी आइडिया है चीज़ों का। अभी मैं बिल्कुल आया हूँ तो मुझे आप अच्छा कर रही हैं, आप कंटिन्यू रखिए। तो सब काम अच्छा ही करते हैं। मैं खराब को जो काम करता हूँ तो करती ही नहीं हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए। सारंग उपाध्याय की कहानी नीम की पत्तियां में पढ़ रहा हूँ। दादर अमृतसर और पठानकोट एक्सप्रेस सरपट भागी जा रही थी। लग रहा था मानो अभी हवाई जहाज बन पड़ेगी और ले छूट आसमान। दयाबाई की उन्दी आंखों से खिड़की के बाहर फैला मटमैला अंधेरा, खेत खलियान, फसलें, ऊँगती अनमनी झाड़ियाँ और तमाशबीन भीड़ की तरह खड़े पेड़ सब गुजर रहे थे। पूरे 4 से 5 महीने बाद रास्ता रिजर्वेशन डिब्बे में कट रहा था, वो भी सीट पर बैठकर। पैर तो पसारने को मिले, लेकिन हरदम टीसी के डर से फटी पड़ी आंखें 2 घड़ी बंद रहती फिर खुल जाती। कभी सामने की सीटों पर अपनी तीनों जवान छोकरियां आरती, सोना और बेला को एकटक देखती, तो कभी पटरियों की खटर पटर के साथ मन हदकने लगता। अजीब से ख्याल मन में आते। डर के मारे मन जाने क्या क्या सोचे चले जाता। बड़ा डर तो यही था कि कहीं कोई आ ना बैठे, या फिर वही काले कोट वाले कुतरिया आकर अपनी जात ना दिखा दे। दयाबाई के लिए कोई पहला मौका ना था रिजर्वेशन कोच का। ऊपर से भरोसा थोड़ा ही ना इन टीसियों का, किस घड़ी गाड़ी के नीचे फेंक दे। फिर नीचे उतरने का मतलब है नीम की पत्तियों के कलमुहे गट्ठर लेके नंगे पैर दौड़ो सन्नाटों और अंधेरों में बेसुध पड़े प्लेटफॉर्मों पर। गाड़ी भी कितनी लंबी, देवा ओ देवा, कि बस दौड़ा करो। अब शरीर भी कौन ककड़ी की तरह बचा हुआ है कि खिल्ली जैसे पैरों से प्लेटफॉर्म दड़ पर नाप दिया तो सारा बदन फोखली लौकी की तरह हो गया है। गूदा भी ऐसा भरा है कि कढ़ाई की लापसी की तरह खदकते हैं पेट और कूल्हे। कहाँ गट्ठर माथे पर उठाकर भागेंगे और कौन से फर्रों से जाकर डिब्बे के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर लोग भी मर्द कम जनाना ज़्यादा रह गए, जिनसे औरत जात का हिला हवाला देकर मदद की आस पालें। दरवाजा ऐसा बंद कर देते हैं माना शहरों में सेप्टिक टैंक का ढक्कन हो जो सीमेंट से पैक कर दिया हो। खोलते ही नहीं। यदि गनीमत से खोल दिया और एक आध से गट्ठर हाथ लगाने का बोल दिया तो मादरजात इधर उधर हाथ फेरते हैं। उम्र भी नहीं देखते कि उनकी अम्मा की माँ है। खैर, उसकी तो छोड़ो। आज तो साथ में जवान छोकरियां हैं, सो अलग। फिर जनरल डिब्बा तो आलू का बोरा बन गया है और गेट बोरे का मुंह कि लोग अब गिरे कि तब गिरे। भीड़ ना हुई, मक्खियों का झुंड हो गया। कंधे तो इतने कि देवा माफ करा, गू मुंह उल्टी सब वहीं गेट के पास। बच्चों को गोदी में मुताकर उसी साड़ी से पोंछती और मुंह ढककर सो जाती। खाना और सोना भी वहीं पर। ऊपर से गुटके, पान और तंबाकू की थूक। एक थूकता है तो दूसरे के मुंह पे गिरता है। लोग ना हुआ देवा, डुक्करों के बच्चों का झुंड हो गया। वनपन कदाचित तेपन साफ सुथरे होते। ऐसे में भी यदि नहीं चढ़ पाए तो रात में प्लेटफॉर्म पर पड़े शराबियों, पुलिस वालियों, मवालियों की भूखी आंखों के छिनाली सवाल जवाब धूप में निगलते रहो। फिर इन जवान छोकरी को देखकर तो मन कांप जाता है। दयाबाई को रह रहकर चिंताएं सता रही है। इसी चिंता में पूरा सफर काट दिया। कभी बाहर देखती तो कभी अंदर। आज तो और दिनों की अपेक्षा ट्रेन में भीड़ भी कम थी। पूरे डिब्बे में बमुश्किल कुल जमा 15 लोग थे। खूब जगह थी, पर जाने क्यों ट्रेन का यह खालीपन दयाबाई के मन का खालीपन बन गया था। न तो नींद आती थी न चैन था। घड़ी में पीछे घूमकर देखती कि अब आया टीसी की तब। फिर सामने जाकर अपने 6 ताजी नीम की पत्तियों के गट्ठरों को देखती जो 3-3 की ढेरों में दरवाजे से सटे रखे हुए थे। फिर अपनी तीनों लड़कियों को देखती।
जो सामने की सीट पर निढाल पड़ी थी। उन्हें देखकर और भी मन महसूस कर रह जाती। सोचती सावदा से चढ़ते बखत ही चिल्ला रही थी कमीनियों पर कि मान जाओ, क्यों बेकार में 200 रुपये की कमाई से 100 रुपये काले कोट की जेब में डालती हो? वो भी कौन सा तुम्हारा मामा है कि मुंबई तक झेलेगा? अरे ज़्यादा से ज़्यादा भुसावल, नहीं तो इधर 40 गांव के पहले कहीं उतार देगा। लेकिन छोकरियाँ बात तो सुनने को राजी हों। सारी जवानी तो तीनों के पैरों में ही फूटी है कि जरा नहीं टिकते। कल भी मना करते करते देर शाम तक बरसात में पांव भिगाती नीम तोड़ती रही। नहीं करते 6 गट्ठे हो ही गए। वो तो सोना के साथ 2 गट्ठे लेकर आती, फटाफट बेच के निकल जाती। लेकिन मरी कुतरिया छाती फट रही थी तीनों की 6 गट्ठर लाने को। अब माँ यहाँ डर के मारे आंखें फोड़ रही हैं और ये पड़ी हैं रांडे बेसुध। उसके समय तो बरसात में महीने में 2 चक्कर लग जाता था, सो बहुत था। पर इन कुत्तियों को जाने क्या कीड़ा है, 5-5, 6-6 चक्कर लगाती है, वो भी 2-2 हफ्तों में। जाने क्यों मरे जाती हैं पैसों के लिए। 300 रुपये हाथ में आते हैं, बाकी खाना किराया, फिर दादर के बाजार का दंगल तो देखो। फूल बाजार में हो, मच्छी बाजार हो गया हो। जानो हर तीसरा नीम बेचता है। ऊपर से पुलिस वाले को स्टेशन पर उतरते से 100-50 चढ़ाओ, 100 अलग। निगाहें भी देखो जवान लड़कियों पर ऐसे जाती है हरामजादों की, मानो जन्म जिंदगी में कभी औरत देखी ना हो घर में। न घर में माँ बहन है न बेटी। दया भाई 3 बार तंबाकू मसल कर दबा चुकी थी। सोच रही थी ट्रेन में भीड़ ही अच्छी रहती। ये खाली ट्रेन तो भाई भाई करता सन्नाटा है देवा, जाने क्या निकल जाए। इधर रफ्तार से भागी जा रही ट्रेन की स्पीड कम हो गई थी और अचानक से ट्रेन रुक गई। बाहर दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। खिड़की से झांकती दयाबाई को बाहर केवल पेड़ों के झुंड झुरमुट दिखाई पड़ रहे थे। झिंगुरों की आवाज़ से गाड़ी के अंदर का सन्नाटा उसके बदन पर सांप बनकर लौट रहा था। पंखों की घर घर आवाज़ उसके दिमाग में तूफान मचाए हुए थी। तभी डिब्बे में एक बच्चे की रोने की आवाज़ से एकाएक चौंक गई। ऐसा लगा मानो किसी ने बदन पर चींटियां छोड़ दी हैं। उसने फिर तंबाकू मसली और मुंह में दबाई। उसका जी और घबरा रहा था, कहीं टीसी आ गया तो। ये 500 का नोट तो गया, ऊपर से यदि बहस की तो हरामी मेलिया पैसे लेकर गट्ठा नीचे फेंक कर उतार देगा तो मुसीबत। ये सोचकर उसकी जान हलक को आती थी। ऊपर से हरामजादी गाड़ी में नहीं रुकी थी। लेकिन ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा कि इक्का दुक्का लोग बाहर आ गए थे। तभी बाथरूम के पास खड़ा होकर एक आदमी चिल्लाए, हे काय तुमचा मायला कोणाचा आहे नीमचा गट्ठर। उसने नीम के गट्ठर को 1 लात मारी। शायद वो रुकी ट्रेन से बाहर जाना चाहता था। फिर दूसरे दरवाजे से उतर गया। दयाबाई को लगा वो लात उसके पेट पर पड़ी। उसके मुंह से आह निकलती, लेकिन उसके हाथ घबराकर कपकपाने लगे। लेकिन वो चुप रही। कुछ भी बोलना ठीक ना होता। उसके मन में टीसी के काले कोट का स्याह रंग उतरकर आंखों में फैल रहा था और उसे हर आदमी टीसी की तरह दिखाई देता था। वो कुछ न बोली, बस अपनी शॉल को और भी ठीक से लपेट लिया और मुंह के अंदर डालकर अपनी ही गर्म सांसें सुनने लगी। ट्रेन रुकी हुई थी। बाहर का सन्नाटा झिंगुरों व लोगों की बातचीत की आवाज़ों में मिलकर दया के कानों में घुल रहा था कि अचानक बाहर आकर सुना, धुलिया आए धुलिया, वो पास में आए, दगड़खेड़ा आए, इथे पण थांबली। धुलिया और दगड़खेड़ी का नाम सुनते ही दयाबाई को लगा मानो उसके कानों में किसी ने पीला शीशा ही डाल दिया। उसने सामने अपनी जवान छोकरियों आरती, सोना और बेला को देखा। फिर आंसुओं से भीगी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही सामने जीनत नसीबा का चेहरा घुमाया। रोती हुई वही 20 साल पुरानी जवान दया नज़रों के सामने घूम गई। उसकी आई रुकमा का चेहरा सामने आ गया। उसने आंखें खोलकर बाहर देखा तो दूर से एक मोबाइल टावर की रोशनी चमक रही थी। उसे याद आया, यहीं इसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। यही ट्रेन थी, दादर अमृतसर।
वो अपनी आई रुकमा और नसीबा खाला की बेटियों जीनत और जोजा के साथ नीम के गट्ठर लिए बम्बई जा रही थी। तब तो भीड़ भी कम रहती थी, लेकिन पत्तियां उस रोज़ ज़्यादा थी, सो रिजर्वेशन में चढ़े थे। खूब नाक मुंह घिसाई थी टीसी के सामने, यहाँ तक कि 50 की कमाई से 25 रुपये भी दिए थे। लेकिन हरामी के जने ने पैसे देने के बाद भी यही बस इसी प्लेटफॉर्म पर 2 माओं और 3 जवान छोकरियों को रात में उतार दिया, और जवान छोकरियों पूरे प्लेटफॉर्म पर नीम के गट्ठर लेकर दौड़ती फिरी थी। डिब्बा था कहाँ नजीक, गाड़ी तो 2 चीखों के साथ हरी बत्ती हिलाती चल पड़ी, सांप सी सरकती। बस रह गई काली कुत रात में 2 माएँ जवान लड़कियों के साथ। पहले कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, उसके बाद आदमियों ने। धुलिया के पास के गांव का प्लेटफॉर्म था वो। यहीं पर उस 2 हरामजादों ने महिला शौचालय में पकड़ लिया था और उसकी इज्जत तार तार करती थी। फिर उधर झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया था। उसके रोने चीखने की आवाज़ सुनकर सब भागे थे उसकी तरफ। उसे देखते ही आई का तो कलेजा हलक से बाहर आ गया था। सबकी रुलाई फूट पड़ी। कीचड़ में लिपटी खून की खरोंचों से हला कान, खींचे टूटे बिखरे बाल, लबूरा हुआ चेहरा, दोनों बाजुओं से फटा ब्लाउज, टूटे बटन, आंसुओं से भरी लाल चट आंखें। गर्दन तो ऐसी लग रही थी मानो आदमखोर शेरों ने केवल पंजे मार मार कर छोड़ दिया हो। मुंह सूख कर कड़क और सफेद हो चला था। याद है उसे, न तो उसे रोते बन रहा था न चलते। पैरों में मानो एनेस्थीसिया दे दिया हो। नसीबा खाला और आई देखते ही समझ गई। दोनों देखकर चिल्लाई, फिर सहम गई। वो तो आई को देखकर बस चिपट गई और रोने के लिए फट पड़ने वाली थी, लेकिन आई ने उसके मुंह को कसकर दबा दिया। चिल्लाना मत, किसी ने सुना तो पुलिस वाले हड्डी लेकर लपकने वाले कुत्तों की तरह झपट पड़ेंगे। झमेले फंसेंगे हम, सो अलग। दोनों माएँ जानती थी कि एक जवान फूल को स्याह रात में कुचला गया है तो 2 और साथ में है। नसीबा की बेटी जीनत और रोज़ा भी सहमी हुई थी। नसीबा खाला ने वहीं पास के प्याऊ से उसके हाथ मुंह धोए, साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछा और नीचे ज़मीन पर बैठाकर शांत किया। आई ने झटपट गट्ठर से नीम की पत्तियां तोड़ी, पीसी और उसका लेप पैरों, हाथों, गर्दन, पेट और बाजुओं और जांघों की खरोंचों पर मल दिया। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। तीनों देर तक भरी आंखों से एक दूसरे को देखती रही। नसीबा खाला की रह रहकर रुलाई फूटती और आई को समझाती कि इस रात को यहीं दफन करके भूल जाओ। आई का दिल अंदर से गुबार हो रहा था, तो वही दिल बिल्कुल नर्म मिट्टी के लोहे की तरह भी मचल रहा था कि कब पिघल के फैल जाए। वो तो बस जैसे जैसे उसके दिल को थामे अपनी खामोशी के बांध को समेटे हुए थी। कभी हल्की रोशनी में उसके कुचले गए फूल को देखती, कभी नीम की पत्तियों, फिर उसकी निगाहें कड़क लोहे की बाहों से फैली पटरियों पर पड़ती, जिन पर कभी कभार तेज रफ्तार से बेकरार गाड़ी गुजर जाती। तो रात तो चली गई, लेकिन उसका अंधेरा आज भी उसके दिल में काला स्याह सा भरा हुआ है, और इन काले कोट वालों को देखकर वही अंधेरा सामने आ खड़ा होता है। उसका तो दिल ही बैठ जाता है रिजर्वेशन कोच देखकर, और फिर देर रात को उतारे जाने का सोचकर तो बस जान ही नहीं जाती। मुर्दाड़ गाड़ी भी ऐसी है, देर रात चलती है और रात को ही पहुंचती है। सालों बीत गए ये सब करते। इन जवान छोकरियों को साथ लाते ही उसका तो कलेजा जब तक गाड़ी दादर न पहुंच जाए हलक में रहता है। हालांकि समय बदल गया है, फिर भी अब तो थाने में इज्जत आबरू लुट रही है। पुलिस वालों को कौन भरोसा। फिर देर रात, वो भी मुंबई शहर, जब तक सुबह ना हो जाए और लौटती गाड़ी में न बैठ जाए, ऐसा लगता अंगारों पर चल रही है। सोचते सोचते दया को कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। ट्रेन फिर वही रफ्तार पकड़ चुकी थी
दया का सुकून से आधे से ज़्यादा सफ़र कट चुका था। रात के अंधेरे में सीट पर बुढ़ाता झुर्रियों भरा चेहरा खिड़की की ठंडी सलाखों पर ढलकर खुली चपट आंखों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ताक रहा था। रात का 3:30 बज रहा था। उसने आसपास देखा, डिब्बे में चहल पहल थी, पर अब तक कोई टीसी नहीं आया था। यात्री अपना सामान बांध रहे थे। खिड़की से बाहर खेत खलियान सब गायब थे। इगतपुरी की ठंडी हवाएं जा चुकी थी। बस थी तो बड़ी बड़ी आसमान छूती बिल्डिंगें और मुंबई के कई स्टेशन जो रात के अंधेरे में सोए अलसाए पड़े थे। गाड़ी दादर पहुंचने वाली थी। तभी वो घबराकर उठी और उसने बाहर दरवाजे की तरफ देखा, जहां मुंह धोकर, मांग पाड़ के, चोटी बनाकर उनकी तीनों छोकरियां आरती, सोना और बेला नीम की पत्तियों के गट्ठरों को दरवाजे से साइड लगाकर खड़ी थी। आई ये ना, ये लवकर, ये दादर आला, सोना ने आवाज लगाई। दयाबाई सहमी सी साड़ी और शॉल समेटती नीचे उतरी। उसके पीछे दूसरे यात्री सोना, बेला और आरती ने बारी बारी से 6 नीम के गट्ठे प्लेटफॉर्म से चलती गाड़ी में फेंकना शुरू कर दिया। जल्दी गाड़ी पूरी तरह रुक चुकी थी। गाड़ी का आखिरी स्टॉप यही था। आरती, सोना, बेला नीम के 2-2 गट्ठर उठाकर तेजी से आगे चल पड़ी। तीनों उनके पीछे आ रही नीम की पत्तियां उठाए आ रही औरतों की लंबी लाइन में आगे चल रही थी। सामने नाइट ड्यूटी में खड़ा पुलिस वाला उनसे 50-50 रुपये लिए जा रहा था। आरती ने भी मुट्ठी में बंधा 100 का नोट पुलिस वाले को दिया और उसके पीछे चलती। सोना, बेला और दया आगे बढ़ गई, लेकिन सामने अब टीसी था। दयाबाई बेटियों के साथ दौड़े जा रही थी। लापसी सा फटकता शरीर इस समय गाजर सा हो गया था। वह डरी हुई थी। काले कोट को देख उसकी काटो तो खून नहीं की स्थिति थी। वो घबराई हुई थी और उसका ध्यान बार बार कमर में साड़ी से बंधे हुए बटुए में रखे 500 के नोट की ओर जाता था। कपकपाती सी साल समेटती आरती के साथ लाइन में आगे आ गई और बटुए से 500 का नोट निकालकर टीसी के हाथ में बढ़ा दिया। 500 का नोट देकर टीसी ने केवल इतना कहा, या इकड़े साइड में खा लिया। इतना सुनते दयाबाई की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आरती चुप थी। उसने सिर से नीम का गट्ठर नीचे रखा और आई के हाथ में से रखे उस बटुए से एक बड़ा सा रिजर्वेशन टिकट निकालकर टीसी के हाथ में रख दिया, जिसे टीसी देर तक देखता रहा और साइन मारकर आरती के हाथ में दे दिया। दया अब अपनी तीनों जवान छोकरियों के साथ दादर टर्मिनस के बाहर थी, जहां ब्रिज के किनारे नीम के गट्ठर रखकर सोना, बेला और आरती चाय पी रही थी और आई पर हंसी जा रही थी। लेकिन दयाबाई मौन और सहमी हुई थी। उसे नीम के गट्ठर से नीम की 3 बड़ी से भरी पूरी पत्तियां तोड़ी और मुंह में रखकर चबा ली, जो उसे अब मीठी लग रही थी। नमस्कार। श्री